अच्छा, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी क्या होती है? देखो, एक होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इट इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ स्टडी। बट इकोनॉमी क्या होती है? अर्थव्यवस्था, है ना। अर्थव्यवस्था क्या है? एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, एक सब्जेक्ट है सॉरी, एक चीज है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, हम कैसे उसको गवर्न करेंगे, कैसे अगर इन्फ्लेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसमें थ्योरीज पढ़ेंगे हम। इकोनॉमी में क्या है कि उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, रियलिटी क्या है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, कैसे हमें उसको काउंटर करना है। अगर इन्फ्लेशन हाई हो रहा है तो उसको कैसे कम करें, ज्यादा ही कम हो गया, स्लो डाउन में चली गई इकोनॉमी, तो हम क्या इम्प्लीकेट करें कि हमारी इकोनॉमी दोबारा ग्रोथ में आए। ठीक है। अब जब इकोनॉमी की बात आती है तो हम उसे मेजर करते हैं। अगर हमें किसी चीज का मतलब, देखो किसी चीज को हमें इंक्रीज करना है, जैसे मान लो हम आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता लगाना है कि आप कितनी ग्रोथ कर रहे हो, तो कैसे होगी? टेस्ट से होगी, है ना। आप सब्जेक्ट अच्छे से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, टेस्ट से होगी। मतलब उसके लिए मुझे टेस्ट देना पड़ेगा, उसको चेक भी करना पड़ेगा, इम्प्लीकेशन देखनी पड़ेगी। ऐसे ही हम इकोनॉमी को कैसे मेजर करेंगे मनीष? इकोनॉमी को कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी जो हमारे जैसे वो है ना कि हम कितना सेल कर रहे हैं, कितना हमें रिटर्न आ रहा है, ये हम्म। सब चीजें हम चेक करेंगे सर। हम्म। ठीक, अगर मतलब हम घर के घर में हम कितने बंदे अर्निंग वाले हैं, उनकी सैलरी काउंट करेंगे, हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फिर हम कितना बच रहा है, हम्म। ये बेसिक वो आइडिया। एक तो देखिए, तू यहाँ आ जा भाई, मेरे को शक्ल नहीं दिखती, मेरे को वहां घूमना पड़ता है, मेरी गर्दन बहुत घूम जाती है। देखो, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी हम सीधा पढ़ाने पे शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत हो गए। इकोनॉमी बेसिकली हम उसको मेजर करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमी ट्रैक पे रखनी है, जैसे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाना है, आपको ट्रैक पे रखना है, तो आपके टेस्ट लेने जरूरी है। फिर आपका अगर टेस्ट में कोई गलती है, उस गलती को सुधारना जरूरी है। ऐसे ही अगर हमें इकोनॉमी को अपने ट्रैक पे रखना है, तो हमें इकोनॉमी को मेजर करना भी जरूरी है, और उसको ट्रैक पे रखने के लिए मेजर करना जरूरी है। ठीक है। मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कई अलग अलग मेथड्स हैं। हम पढ़ेंगे जीडीपी, क्यों? क्योंकि हम जीडीपी से मेजर करते हैं। अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, कोई जीवीए कर सकता है, कोई जीएनपी, एनएनपी, बहुत अलग अलग मेथड्स है। हम पहले जीडीपी डिस्कस करेंगे। जीडीपी क्या होती है दीदी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। किसी एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, है ना, यही होता है। तो हम कभी भी लिखते हैं जैसे हम ऐसे मतलब साल लिखें, 2011 लिख देंगे, पर वित्तीय वर्ष को हम 11-12 लिखते हैं, है ना। अप्रैल 11 टू मार्च 31 ऑफ 2012, ऐसे। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में, इन द वन फाइनेंशियल ईयर, हाउ मच प्रोडक्शन हैज बीन देयर, कितनी प्रोडक्शन हुई है। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेफिनेशन लिखो इसकी, जीडीपी। इट इज द टोटल वैल्यू, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द टोटल वैल्यू of goods and services, of goods and services produced within the country, within the country, within को अंडरलाइन करो, within the country in one financial year। तो जीडीपी सरल भाषा में क्या हुआ? डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। एक साल में हमारे देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसने कितना प्रोड्यूस किया, उनका मूल्य कितना है। गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें हम गुड्स भी काउंट करेंगे, सर्विसेज भी काउंट करेंगे। गुड्स क्या होते हैं? ये पेन, पेंसिल, मार्कर, है ना, ये सब क्या है? गुड्स, इनकी वैल्यू क्या है। सर्विसेज क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये एक सर्विस है, मैं आपको कुछ बेच तो नहीं रहा, एक सर्विस दे रहा हूँ, उस सर्विस की वैल्यू है, आपने फीस पे करी है। ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। और सर्विसेज क्या होती हैं? होटल इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो सर्विसेज। आप मैकडोनल्ड में जा रहे हो, वो आपको गुड्स भी दे रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं, है ना। फोन, आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये भी एक सर्विस है। इंटरनेट, ये सब सर्विस है। ठीक है। अच्छा, एक टर्म होती है जीडीपी, एक टर्म होती है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है मनीष? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है ना, वो जैसे जो जितने भी इंडियन जो सिटीजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वो अर्न करते हैं उसको सही बोलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट इज द टोटल वैल्यू, इसकी डेफिनेशन भी लिखो। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय nationals of a country,
by nationals of a country. It is the total value of goods and services produced by nationals of a country. nationals का मतलब क्या हुआ? नागरिक। देखो, एक होता है जीडीपी। अब इतना ठीक है मैप, है ना? कम से कम पिछली बार मैंने स्क्वायर बना दिया था, बिल्कुल उससे तो अच्छा है, नहीं मनीष? है नॉर्थ ईस्ट, चलो कोई नहीं, इतना नॉर्थ ईस्ट वाले समझ जाएंगे, वहां पर बीजेपी का शायद रूल नहीं है। है नॉर्थ ईस्ट में कितनी स्टेट्स में कंट्रोल है बीजेपी का? नॉर्थ ईस्ट में कितनी स्टेट्स आती हैं जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की? 7 स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स बोलते हैं ना, 7 स्टेट्स। चलो अब हम भारत के नक्शे में नहीं, हम बात करेंगे जीडीपी। देखो ये क्या है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है। जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर हम जो भी प्रोड्यूस हुआ उसकी जो भी वैल्यू है उसे हम काउंट करेंगे जीडीपी में। क्या हमने लिखा? विद इन द कंट्री, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर होगा, चाहे वो कोई कमोडिटी हो चाहे कोई सर्विसेज हो, उसकी वैल्यू, दैट इज जीडीपी। तो जीएनपी क्या होता है? अब यहाँ पर क्या रहते हैं? इंडियंस, इंडिविजुअल्स और इंडियंस, है ना, भारतीय बोलेंगे। अब भारतीय सिर्फ यहाँ तो नहीं रहते, कनाडा में भी रहते हैं, यूएस में भी रहते हैं, यूके में भी रहते हैं, है सर? तो जो भी भारतीय, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? नेशनल, भारतीय। जो भी भारतीय, चाहे वो कनाडा में रह रहा हो, चाहे यूएस में रह रहा हो, चाहे यूके में रह रहा हो, जो उसने वैल्यू एंड गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी टोटल वैल्यू प्लस द टोटल वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में प्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक तो जो भारतीय प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, दूसरा जो भारत से, सॉरी, भारत से बाहर से कोई जापानीज कंपनी है, कोई चाइनीज कंपनी है, कोई अमेरिकन कंपनी है, एप्पल है, वो जो यहाँ आके गुड्स एंड वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा पर हमारी जीएनपी में काउंट नहीं होगा। तो इंडियंस, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, जिन इंडियंस ने जो वैल्यूज प्रोड्यूस की हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट विल बी काउंटेड इन जीएनपी। क्लियर हो गया? रिथि क्लियर है? क्लियर है बच्चे? जीडीपी एंड जीएनपी। अच्छा अब मेरे को एक सवाल बताओ, मतलब उसका उत्तर बताओ, सवाल तो मैं बताता हूँ। किसी देश की जीडीपी ज्यादा होती है या जीएनपी ज्यादा होती है? किसी देश की जीडीपी ज्यादा होगी या जीएनपी ज्यादा होगी? जीडीपी, जीडीपी नहीं सर, मैं डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, कैसे मनीष? जैसे इंडिया में जीडीपी ज्यादा है तो जैसे जापान है, यूएस है, वेस्ट कंट्रीज की जीएनपी ज्यादा होगी क्योंकि उनकी मैक्सिमम जो ये है कंपनीज है वो छोटे जो कंट्रीज है और डेवलपिंग नेशन है वहां पर एस्टैब्लिश की है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है। हाँ, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, इवन उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखो, कंट्रीज कैन बी, इकोनॉमी कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज ओपन इकोनॉमी, वन इज क्लोज्ड। ठीक है? ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है मनीष? क्लोज इकोनॉमी तो वो भी जैसे नॉर्थ कोरिया है, उन्होंने किसी को ना अलाउ करते ना वो करते हैं। ओपन इकोनॉमी इंडिया है। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि हम बाहर व्यापार करने के लिए भी जाते हैं और बाहर की कंपनीज को यहाँ आने के लिए भी अलाउ करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? मोर और लेस इंडिया भी 1970s 80s से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था। हम ना तो बाहर की कंट्रीज को, बाहर की कंपनीज को यहाँ आने दे रहे थे, ना यहाँ की कंपनीज बाहर जा पा रही थी। ट्रू? अब जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, अगर उसके नेशनल्स बाहर है ही नहीं और बाहर के जो कंट्रीज हम उसको आने ही नहीं दे रहे, तो भारत के लोग भारत में रह के कुछ भी प्रोड्यूस करें तो उसकी जीएनपी और जीडीपी मोर और लेस इक्वल होगी। ठीक है? बट इफ अ कंट्री इज ओपन, इफ एन इकोनॉमी इज ओपन, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इवन 99% ऑफ द टाइम्स, जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी। क्यों? कैसे मनीष? अब मान लो एक कंट्री है, हाँ इंडिया, एक कंट्री है यूएसए। सर्कल बड़ा बना रहे भाई, एंटी नेशनल का इशू है, कह देंगे आपने छोटा बना दिया है ना? कैमरा लगा रहा हूं। हाँ, ये तो अपलोड भी करना है मुझे। चलो, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अब्यूज ऑफ पावर। जो सत्ता में है, जिसके पास पावर है, वो उसका दुरुपयोग करता ही करता है ना? एक संस्कृत श्लोक भी बोलता होता हूँ, याद है मनीष?
ऐसा को जन्मा जग माही प्रभुता पाए जासमत नाही। आज तक नहीं बोला मैंने, तो एक श्लोक है बेसिकली, ऐसा को जन्मा जग माही प्रभुता पाए जासमत नहीं। ऐसा कोई नहीं जन्मा इस जग में, ऐसा को जन्मा जग माही। प्रभुता मतलब कंट्रोल, आधिपत्य, पावर, जिसके पास प्रभुता हो, कंट्रोल हो और उसका दुरुपयोग ना करे, जिसको उसका नशा ना हो। मद, मदिरा होती है ना, शराब को बोलते हैं। मद मतलब नशा। ऐसा को जन्मा जग माही प्रभुता पाए जास मद नाही, जिसको उसका नशा ना हो। तो नशा है, फिर उसका दुरुपयोग तो होगा ही होगा। अब हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप सब जानते हैं, ठीक है, वो आपको छोड़ा मैंने, मैं कुछ नहीं बोल रहा। दुरुपयोग हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। चलो हम बात करते हैं जीडीपी जीएनपी की। अब यूएसए में मान लो कितनी कंपनीज होंगी यूएसए में जो मेजर कंपनीज हैं? 100 मान लूं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ की 100 मेजर कंपनी है, वो पूरी दुनिया में जा रही हैं, यूएसए में जा रही हैं, यूके में जा रही हैं, जापान में जा रही हैं, ठीक है, वहां जाकर काम कर रही हैं। पर वो कहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है? अगर मान लो एप्पल यहाँ पर काम कर रही है इंडिया में, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट हो रहा है, पर वो काउंट जीएनपी में किसका होगा? अच्छा, अब यूएस एक सिंगल है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एक सिंगल कंट्री है, इसकी 100 कंट्रीज कंपनीज हैं, ये बाहर जाकर काम कर रही है, तो इसके जीएनपी में तो काउंट हो रहा है। पर क्या पूरी दुनिया से 190 के करीब देश हैं, जिनमें से मतलब 100 तो हाइपर एक्टिव हैं, काफी अच्छी इकोनॉमीज हैं, इंडिया भी एक अच्छी इकोनॉमी है हमारी, टाटा लगा लो, टीसीएस लगा लो, ये भी बाहर के देशों में काम करती हैं, है ना, लैंड रोवर, जैगवार, इवन रिलायंस, भारती एयरटेल साउथ अफ्रीका में एक्टिव है। तो पूरी दुनिया के क्या 100 ही कंट्रीज आके यूएसए में काम करेंगी? जाहिर सी बात है उससे बहुत ज्यादा होंगी। तो जो इसकी जीएनपी है वो हमेशा कम रहेगी जीडीपी से। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिर्फ 100 कंपनीज बाहर जा रही है, पर बाहर से हजारों कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। वहीं इंडिया में, इंडिया की कुछ 1 2 10 25 30 100 कंपनीज जाकर बाहर काम कर रही हैं, पर बाहर की हजारों कंपनियां, टोयोटा, हुंडई, सुजुकी, जो भी कंपनियां, जापान की इतनी कंपनियां, चाइना की कंपनीज हैं, वो आके यहाँ काम कर रही हैं। तो ऑलवेज फॉर एक ओपन इकोनॉमी जीडीपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 100%, तो ना को 99% कह लो, 99% ऑफ द टाइम जीडीपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीएनपी। कहीं कोई गलती से क्लोज है, क्लोज की एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, है ना, मोर और लेस, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं, इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में जीडीपी विल और मोर और लेस इक्वल टू जीएनपी, और यहाँ पर क्या है, ओपन में जीडीपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीएनपी, ठीक है। एक तो हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया कि जीडीपी और जीएनपी होता क्या है। अब पढ़ेंगे कि इसको मेजर करना या कैसे करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई दिग्विजय जीडीपी को मेजर करना? अभी बताया मैंने। अगर किसी देश को सही ट्रैक पे रखना है तो ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी नीड्स बढ़ रही हैं, तो उसके लिए ज्यादा पैसा, ठीक है। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा? भुखमरी, ये सब कुछ होगा, ठीक है। लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो आजीवन मतलब सॉरी उनकी जो जीवन व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। लग्जरी तो बहुत दूर की बात है, खाने को भी शायद कुछ ना मिले, ट्रू। ये पैंडेमिक में ऐसे ही हालात आ गए हैं, ठीक है। अब क्या है, जीडीपी को अगर किसी इकोनॉमी को ट्रैक पे रखना है, उसको ग्रोथ पे लेके जाना है, तो उसको मेजर करना बहुत जरूरी है कि पिछले साल भाई इतना था, इस साल इतना हुआ है, या प्रोडक्शन बढ़ गई है कम हो गई है, तो ही चांसेस हो सकते हैं। बढ़ गई है तो बहुत अच्छा है, तो कम हो गई है तो अगर मेजर करेंगे तभी पता लगेगा कम हो गई है। कम हो गई तो उसके लिए हम रेमेडियल एक्शंस लेंगे, उसको सुधार करेंगे, ठीक है। अब जीडीपी मेजर कैसे करते हैं? देखो जीडीपी दो तरह से होती है, जीडीपी होती है एक रियल एक नॉमिनल। उससे पहले समझते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट या मार्केट कॉस्ट। क्या डिफरेंस है इन दोनों में मनीष? जैसे कुछ हमने ये पैसे बनाए फैक्ट्री में बना लेता डबल ये वो परचेज करना में इतना खर्चा आया, फैक्ट्री के इनसाइड हम जितना खर्चा है वो फैक्टर कॉस्ट होगी। तो मार्केट कॉस्ट जैसे जब उसमें सब्सिडीज या गवर्नमेंट सब्सिडी देनी है, कुछ टैक्स लगाने हैं, तो गेट के बाहर आ गई तो उससे मार्केट प्राइस में जो कन्वर्ट हो जाएगी। देखो जीडीपी को मेजर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वन इज एट फैक्टर कॉस्ट, वन इज एट मार्केट कॉस्ट, और भी तरीके हो सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट हम पहले बनाते थे, उस पर कैलकुलेट करते थे 2014-15 से पहले हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही कैलकुलेट करते थे। नाउ वी कैलकुलेट एट मार्केट प्राइस। व्हाई डू वी कैलकुलेट एट मार्केट प्राइस? एक तो थोड़ी बाउंस हो जाती है,
जाहिर सी बात है उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज ऐड हो जाएंगी तो हो जाएगी। थोड़े नंबर अच्छे लगने लग जाते हैं, वो 1 ट्रिलियन का 2 ट्रिलियन हो जाए तो अच्छा लगता है ना, सुनने में अच्छा लगता है। दूसरा, और जो बाकी देश हैं पूरी दुनिया मोर और लेस सभी कंट्रीज एटमोस्ट जीडीपी मार्केट प्राइस पे कर रही है, तो उनसे कंपैरिजन करना है तो हम अपना फैक्टर पे रखेंगे, वो मार्केट पे कर रहे हैं तो हमारा तो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। तो उनसे कंपैरिजन करना है तो मार्केट पे लेके आना पड़ेगा, नंबर भी थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे, है ना। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, मान लो कोई सिंपल फैक्ट्री है, ये बनाती है कोई एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। अब एनर्जी ड्रिंक बनाने में क्या लगेंगे, कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे, शुगर लगेगी जैसे रेड बुल आती है ना, वाटर तो लगेगा ही लगेगा, मतलब कुछ इनपुट कॉस्ट होगी। अब मान लेते हैं ये इनपुट कॉस्ट हुई आपकी 48 रुपीज। अब आप चैरिटी करने तो बैठे नहीं हो, आपने फैक्ट्री लगाई है, लोगों को सैलरी दे रहे हो, कुछ प्रॉफिट के लिए कमा रहे हो, इट्स फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लो 2 रुपए रख लिया आपने मार्जिन, अपना प्रॉफिट, तो इसकी क्या कॉस्ट हुई, 50 रुपए होगी। ये हुई आपकी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया इतना, विधि क्लियर है दिग्विजय, मनीष? देखो अब ये 50 रुपए आपकी फैक्टर कॉस्ट है। अब इसके ऊपर जब ये फैक्ट्री गेट क्रॉस करती है ना, इसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। प्रोडक्शन टैक्स मान लो 5 रुपए लग गया, 10% होता है इतना, हाँ या ना, देख लेना होता है या नहीं होता। वैसे हैं अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। 10% वैसे बहुत ज्यादा होता है। चलो हमने ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए लिया है, कोई चीज बन रही है, कोई कमोडिटी बन रही है, उसकी एक सिंपल इनपुट कॉस्ट होगी, सैलरीज, पानी, शुगर, एनर्जी कंपोनेंट्स, कुछ भी, ठीक है, चाहे ग्लूकोज ही बना के दे रही है। 48 का है, उसके ऊपर कुछ मार्जिन, दैट विल कम एट 50। 50 इज व्हाट, योर फैक्ट्री प्राइस। फैक्ट्री प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, वो दैट विल बी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब उसमें हम टैक्सेस ऐड कर रहे हैं, 5 रुपए हमने कर दिए टैक्स ऐड, तो ये क्या हुआ, ये आपकी मार्केट प्राइस होगी, ट्रू। पर मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री आ रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है जी आपका एनर्जी ड्रिंक बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे कोरोना वैक्सीन, कॉम्प्लान, बोर्नवीटा, बहुत अच्छे होते हैं ना कॉम्प्लान पीने के लिए, बहुत बढ़िया बच्चों को ग्रोथ देते हैं। देखो भाई मैंने तो पिया है, मेरी ग्रोथ तो हुई है, मैं तो मानूंगा इस बात को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसको बेचो पर इतना का प्राइस रख लो कि बाकी सब भी इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, सरकार उसके ऊपर सब्सिडी दे सकती है। तो सब्सिडी मान लो इसके ऊपर दे रही है, तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस सॉरी माइनस सब्सिडीज, दिस विल कम आउट टू बी मार्केट प्राइस। कितनी हुई, 53। नाउ दिस इज योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर प्राइस क्लियर हो गया। इसमें जो सब्सिडीज आती है बेसिकली टैक्स के उस पे कटती है कि वो हाँ टैक्स के ऊपर नहीं, और सर जो फैक्ट्री प्राइस का मार्जिन है जो वो फैक्ट्री को डिसाइड करती है, हाँ उस पे तो गवर्नमेंट को नहीं, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। एक एमआरपी रखी जा सकती है कि आप किसी कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा इतने के ऊपर बेच सकते हो, वो है रेगुलेशन, पर वो कंट्रोल नहीं है, वो रेगुलेट कर रहे हैं किसी चीज को। मान लो ये पेन है, इसकी एमआरपी डिसाइड कर दी कि जब आप 500 रुपए का बेचो, अब देखो मान लो 10 कंपनीज हैं मार्कर बनाते हैं, सभी सभी इकट्ठे होके डिसाइड कर लें कि भाई किसी ने 50 रुपए नहीं रखना, सब 500 रखेंगे, तो सबको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सबकी मजबूरी हो जाए क्योंकि मैंने मार्कर तो यूज करना ही करना है, तो मैं 500 का भी खरीदूंगा, पर इसकी 500 रीजनेबल कॉस्ट तो नहीं है ना। 10 रुपए की चीज है आपको 20 में मिल जाए, 30 में, 40 में, 50 में, पर उसकी एक लिमिट है, तो एमआरपी गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस प्लस टैक्सेस, ये बनी आपकी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, ठीक है, देन इट इज कमिंग आउट टू बी योर मार्केट प्राइस। अगर हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको ड्रॉ कर लो, लिख लो जैसे लिखना है। इसके बाद आपकी ज्योग्राफी की क्लास है मनीष, या आपने लगा ली? नहीं जो कहाँ जगह तो होगी बट थोड़ा उसका वो है गवर्नेंस, अच्छा सिर्फ ये 1 घंटे चलेगी? मेरा आज का, मेरा आगे भी शेड्यूल है ना, तो आज तो 1 घंटा ही। एक्चुअली क्या है, संजय सर नहीं आ जा पाए, तो संजय सर आप इसके बाद ज्योग्राफी की क्लास लिया करेंगे।
ठीक है। तो उसके बाद जैसे अभी ज्योग्राफी आपका ऑनलाइन चल रहा है, तो आ जाएंगे सर फिर ऑफलाइन क्लासेस शुरू, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, उसको भी ऐसे ही लाइव कर दिया करेंगे। कर लिया ड्रॉ? बस अपने शब्दों में लिख लो, सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपसे बहुत कम चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चन ना आए, ये भी संभावना नहीं है। जीडीपी से ऐसे बड़े कई बार बेतुके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे 2018 में, शायद 18 या 19 में प्री में क्वेश्चन आया दैट एक होती है टर्म एसेट, एक होती है लाइबिलिटी, डिफरेंस पता है? क्लियर है थी दिग्विजय, एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस पता है? देखो, चलो समझाते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये मान लो पेन है, ये अभी किसका है? ये इंस्टीट्यूशन का है। ये जो घड़ी पहनी है ये मेरी अपनी है, मोबाइल है मेरा अपना है, कपड़े मेरे अपने हैं, चलो खुदा की रहमत है इतने अच्छे हैं, कपड़े मेरे अपने हैं, ठीक है। अब देखो, जो चीजें मेरी हैं वो मेरी एसेट है। अगर मैं ये घड़ी आपको दे दूं कि ठीक है आपको अच्छी लगी सर आप रख लो, है ना, आप कह रहे हो कि सर तो मेरे को शादी में पहनने के लिए चाहिए, बाद में आपको लौटा दूंगा। या ये मार्कर है, ये मैंने अभी बोरो किया हुआ है, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, पर ये मेरा नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है, ये बोर्ड इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है। ये क्या है? लाइबिलिटी। मतलब ये एट द एंड ऑफ द डे, शाम को जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, ये मैंने इंस्टीट्यूशन को वापस करना है ना। जो मेरी देनदारी है, जो मेरे पास अभी है पर मेरी देनदारी है, वो क्या होती है? लाइबिलिटी। जो मेरा खुद का है वो क्या होती है? एसेट। ऐसे अगर बैंक किसी के बैंक में हम क्या करते हैं, दो ही तो काम है, एक डिपॉजिट होता है, एक लोन होता है, यही होता है बैंकिंग सिस्टम में, यही है ब्रॉड टर्म। अगर बैंक डिपॉजिट ले रहा है तो वो बैंक की देनदारी है, बाद में बैंक को एट द एंड ऑफ द डे वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, तो वो बैंक की क्या हुई? लाइबिलिटी। ये बैंक के जो पास पैसे अभी हमने डिपॉजिट करके दे दिए, पैसे तो बैंक के पास हैं, वो उसने किसी को दे दिए जिन्हें लोन ले लिया, तो वो लोन क्या है? बैंक की एसेट, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोन बैंक की एसेट होती है या लाइबिलिटी, इतना बेसिक क्वेश्चन। तू अपना पंगा पा ही लिया कर, मैं बात समझा रहा हूँ एसेट एंड लाइबिलिटी की। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जीडीपी, कई बार क्या होता है हम कोई टॉपिक छोड़ देते हैं, है ना, कि यार इससे तो नहीं आएगा, कई बार क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। जैसे ये इतना आसान लगा, मुझे लगा ही नहीं कि ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, या ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, पर ऐसे। हाँ, कई बार क्या होता है ना, विद्यार्थी क्या करते हैं कि आपके हाथ में प्रश्न आ गया, यार इतना आसान तो नहीं आ सकता, घुमाने लग जाते हैं और घूम घूम के उसका आंसर गलत कर देते हैं। समटाइम्स क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू आंसर, बट समटाइम्स वी ओवरथिंक दैट क्वेश्चन और उसका आंसर कभी कभी गलत भी लगा देते हैं। ये एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक सा आम व्यवहार की जिंदगी का क्वेश्चन है, उसको भी हम गलत करके आ सकते हैं शायद, मुझे लगता है बहुत आसान है। बट आई एम गेटिंग एट कि हर कॉन्सेप्ट को, चाहे वो जीडीपी एट फैक्टर प्राइस हो, चाहे जीडीपी एट मार्केट, रियल, नॉमिनल, उसको अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिखो जो मर्जी, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे जीडीपी, जीडीपी रियल एंड नॉमिनल क्या होती है मनीष? जीडीपी इसे अगर हम एक बेस ईयर लेके चलते हैं हमेशा, तो और जैसे मुझे 2011 बेस ईयर दिया हुआ है, उसके साथ हम अपनी कैलकुलेट करते हैं। फिर नॉमिनल में क्या होता है, जैसे नॉमिनल में लास्ट ईयर करती है, उसमें क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन नहीं, वो वर्ड है डेप्रिसिएशन ही है। चलो अब देखो, सिंपल समझो, जीडीपी, रियल जीडीपी, हम बात कर रहे हैं सिंपल जीडीपी, रियल जी को और नॉमिनल को छोड़ो, ठीक है। अभी इसको कॉन्सेप्ट को समझो, लिख बाद में लेना। अब देखो, मान लो 2019-20 में 18-19 ले लेते हैं, ठीक है, करंट से बाहर नहीं जाते हम, फ्यूचर में ही ना जा सकते। 18-19 में कोई कॉमोडिटी है ए, उसकी 1000 चीजें बनी, ठीक है, उसकी वैल्यू है 20 रुपीस, कितना हुआ टोटल वैल्यू? जीडीपी मतलब हमारी 20,000 हुई, 20 के, ठीक है। नेक्स्ट ईयर पैंडेमिक के कारण लगा लो जैसे मर्जी, 20-21 में या 19-20 में उस कॉमोडिटी की वैल्यू जो प्रोडक्शन हुई वो 1050 हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ना, 1050 होगी, पर उसकी वैल्यू 22 रुपए हो गई। अब कितना बना? सी सेट करना है तो
23,100, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना, हो सकता है मेरा 23,100 आ रहा है, देख लेना फिर भी, ठीक है। अब देखो 18-19 में उसकी टोटल वैल्यू जीडीपी की 20,000 थी, इस साल कितनी है? 23,100। अब अगर हमें, अब ये मैं खुद नहीं बताऊंगा, चाहे 10 मिनट ले लेना, पर निकालना तुम्हें ही है। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट ग्रोथ हुई, निकालो जरा। हाँ, कैसे निकालोगे ये तो पता है? -15.5% है ना। 23,100 -20K डिवाइडेड बाय 20K इंटू 100, क्या हुआ ये आपकी 15.5% ग्रोथ हो गई। सही है ये मनीष? कोई दिक्कत इसमें, इस पूरे ग्राफ में, मतलब पूरी डायग्राम में? हमने अपनी रेट में बढ़ाया ना। हाँ, देखो हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है, ठीक है, मान लिया 15% से इंक्रीज होगी, डबल डिजिट ग्रोथ हो गई, बहुत बड़ा इंक्रीज होता है। पर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी हुआ है। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, चीजों का महंगा होना, जो 20 की थी 22 की भी हो गई है। ट्रू। तो हमें देखो, अब जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हुई, पर हमें इन्फ्लेशन भी तो हुआ। इन्फ्लेशन को कहाँ काउंट करें? हमारी डेफिनेशन में झोल है ना। फिर डेफिनेशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। हम उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की काउंट करेंगे ना, हम ये थोड़ी देखेंगे कि उनका रेट कितना बढ़ गया। रेट तो चाहे फिर आप इसका 50 कर दो, फिर तो आपकी जीडीपी आसमान छू जाएगी। ऐसे तो हम नहीं कर सकते। हमें करना है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए, प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ हुआ। यहाँ पर तो हम रेट में ग्रोथ भी काउंट कर रहे हैं, तो हमें दोनों का रेट सेम रखना पड़ेगा। सही है, सीधी बात ये, ताकि महंगाई या इन्फ्लेशन आपको दिक्कत ना करे, आपकी कैलकुलेशन में एरर ना लेके आए, आपकी जीडीपी सीधा आसमान ना छू जाए। मान लो ये 22 ना होता, ये 40 हो जाता, तब तो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता? 100%। ट्रू। 100% इंक्रीज हमारी इकोनॉमी में बहुत बेतुकी बात है ये, ठीक है। हम 2-4%, ये 6-7%, 8% ले तो हम उसमें खुश हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन क्या लेके आती है? एरर इन कैलकुलेशन। तो इन्फ्लेशन को बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? रेट सेम रख के। अब मान लो 2000, ये हमने 18-19 लिया, 12% है ये। कहाँ पे? यहाँ मतलब 50 बढ़े हैं तो 10% इंक्रीज हुआ है। दोबारा कर, कैलकुलेट दोबारा कर। 1000 का 50 कितने परसेंट होता है? 5% होता है। 5% ग्रोथ होगी। खुद सोच के देखो ना, 1000 का 50 कितने परसेंट हुआ? 5% हुआ। अगर हमारा वो कांस्टेंट है तो यही तो इंक्रीज हुआ है, तो 5% इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं ये 2016-17 ले लो। 16-17 में हमारी 1000 प्रोडक्शन हो रही थी, बट हमारा रेट पिछले सालों में तो कम ही होगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेट हुआ। 18 थी, कितना हुआ? 18,000। अब मान लो 17-18 में हमारी प्रोडक्शन 1050 हो गई, पर जो प्राइस है वो हम प्राइस वही रख रहे हैं, 18 वही रहा प्राइस। 17-18 नहीं, 1000 इंटू 1050 कितना होएगा? 18,900, 18,590, 18,000 तो हो जाएगा, 18,590, 900, ठीक है। तो अब देखो, अब कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 900 बटे 18,000 गुणा 100, 5%। 900 बाय 18,000 इंटू 1000, काट के 5, 18,590, ठीक है। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई? 5%। मान लो, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी प्रोडक्शन अगर 50 यूनिट बढ़ी है, तो एक्चुअल में जो इंक्रीज हुआ है हमारी प्रोडक्शन में, वो सिर्फ ग्रोथ 5% है, पर रेट बढ़ने के कारण वो कितने परसेंट आ गया था? 15%। तो वो एरर है इन कैलकुलेशन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक बेस ईयर ले लेते हैं। देखो इसको बेस ईयर, बेस ईयर लिखो।
बेस ईयर कितना है अभी मनीष? 2011-12 हमारा बेस ईयर है। जैसे मतलब इसका क्या बना कि अभी जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी भी कमोडिटी की, मान लो चाहे ये मार्कर है, चाहे घड़ी है, शर्ट है, लैपटॉप है, उसकी जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो ऑन द प्राइसेस ऑफ 2011 एंड 12 के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे 2011-12 के रेट के हिसाब से, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे मनीष? रियल जीडीपी। घबरा क्यों रहा है, तूने तो पढ़ा है। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी करेंगे ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, ये कांस्टेंट ही रहेंगी ना 2011-12 के प्राइसेस पे, बेस ईयर के प्राइसेस पे करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रियल जीडीपी। जब हम उसको आज के प्राइसेस के हिसाब से करेंगे 2020-21 के हिसाब से, अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? 20-21 चल रहा है। हाँ 20-21 चल रहा है। ठीक है, जब हम 20-21 के हिसाब से करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी या करंट प्राइसेस पे। अब जब भी बजट पढ़ो ना, बजट में आपको हमेशा लिखेगा एट कांस्टेंट प्राइसेस या एट करंट प्राइसेस। तो एट कांस्टेंट प्राइसेस बेस ईयर के बेसिस पे रियल जीडीपी, एट करंट क्राइटेरिया टू चूज अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है उसको बोलेंगे नॉमिनल। बेस ईयर हम क्लियर हो गया ये करते हैं, है ना? उसका क्राइटेरिया क्या होगा, लिखो उसको। क्राइटेरिया टू चूज बेस ईयर। It should be as close as possible. It should be as close as possible to the current year. It should be as close as possible to the current year. ठीक है, जो हमारा बेस ईयर है वित्तीय वर्ष के, सॉरी हमारा जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके जितना करीब हो उतना अच्छा है। इट लिखो सेकंड पॉइंट, इट शुड नॉट बी एन एक्सेप्शनल ईयर। इट शुड नॉट बी एन एक्सेप्शनल ईयर। क्या मतलब है इसका? अच्छा, इसका मतलब पूछ रहे हो, चलो। इट शुड बी एज क्लोज एज टू करंट ईयर, ये तो क्लियर हो गया है ना, जितना क्लोज हो सके उतना अच्छा है। क्यों? प्राइसेस में डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा। अब हम प्राइसेस लें 1990 के, तो हमारी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में बेहिसाब अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब 11-12 को मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष में या 2 साल में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ये जो है डिसएडवांटेज, जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो अभी बने हैं, हाँ, तो अभी भी इसको मैं बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, इट शुड नॉट बी एन एक्सेप्शनल ईयर। एक्सेप्शनल ईयर का मतलब है जैसे ये, हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें सूखा पड़ा हो तो वो आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। जैसे अगर हम बेस ईयर मान ले पैंडेमिक, तो उसमें तो वैसे इन्फ्लेशन कई चीजों का बहुत हाई हो गया था, खाने पीने की चीजों, कुछ चीजें वैसे ही गिर गई, सर्विसेज, तो ये एक्सेप्शनल ईयर है, इसको हम बेस ईयर नहीं बना सकते। ठीक है, कहीं सूखा पड़ा हो, कहीं इकोनॉमी रिसेशन में, अब 2008-9 को हम बेस ईयर नहीं बना सकते। ठीक है, सो योर ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर। ठीक है, चलो अब इसका फायदा नुकसान क्या है, जीडीपी में एक दिक्कत है या इस कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है, और बेस ईयर की क्या दिक्कत है। जो चीजें 2011-12 में बनी थी हम सिर्फ उन्हीं को काउंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो 2011-12 में मान लो कोई मोबाइल फोन नहीं थे, मान लेते हैं कि उस टाइम मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, या ऑनलाइन स्टडी, हाँ ऑनलाइन स्टडी एक सर्विस है। ठीक है, तो जो 2011-12 में सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी उसकी वैल्यू हम काउंट कर पा रहे हैं। तो जो आज हम काउंट करेंगे जीडीपी, उसमें हम ऑनलाइन मार्केट है जो, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब जो बेस ईयर है उसके पहले जो कमोडिटीज बनी, जो उनको हम काउंट कर रहे हैं, बस वही काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो नए प्रोडक्ट मार्केट में आए उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारा आपका बेस ईयर हो 1990, तब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे। तो अगर हम 1990 के हिसाब से काउंट करें तो हम टोटल वैल्यू ऑफ लैपटॉप्स प्रोड्यूस, ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रोड्यूस, उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं करना उसको, क्योंकि हम एक फिक्स कमोडिटीज को ही काउंट करेंगे। क्लियर हुई बात? ये इशू है थोड़ा इसके साथ, इसीलिए इट शुड बी एज पॉसिबल क्लोज एज टू करंट अफेयर, सॉरी करंट ईयर। ठीक है, अभी तो नहीं होता।
सर ये भी हैम्पर करती है। हाँ, ये हर एक देखो, अब एक हैम्पर कैसे करेगी? आपके पास एक सर्विस है, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिलियंस की मार्केट है, पर उसको आप जीडीपी में काउंट नहीं कर पा रहे हो। जब ये रिवाइज होगा तो वो नई कमोडिटीज ऐड कर दी जाएंगी। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब ये तो हुआ कि जीडीपी कैसे कैसे होती है। जीडीपी रियल होती है, जीडीपी नॉमिनल होती है, जीडीपी फैक्टर होती है, जीडीपी मार्केट होती है। पर जीडीपी अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये कह रहा हूं। ठीक है, जीडीपी को कैलकुलेट करने का तुम्हें फॉर्मूला याद है मनीष, जो लिखवाया था मैंने? तो पढ़ के क्यों नहीं आया? तो तेरे को पता था इकोनॉमी क्लास है। मुझे तो ये नहीं पता इतने आगे भी जाऊंगा। इतने आगे तक मतलब मैं सीखा हूं वो प्राइमरी वगैरह उसमें है ना। प्राइमरी सेकेंडरी? अच्छा, थोड़ा जीडीपी का ना देखो, कुछ चीजें क्या होती है, जैसे ना आपका जो कोई भी बुक खोलोगे उसमें ना पहले होता है कि आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या है, केनेजियन इकोनॉमी क्या है, स्टेट मार्केट, ये सब। वो समझाने से पहले मैं सीधा जीडीपी में आ रहा हूँ। क्यों? उसका कारण क्या है? कुछ चीजें होती है मैं सीधा आपको समझाने लग जाऊं कि अच्छा इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इससे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट होगी, इससे फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट होगी। वो चीजें समझना टफ होती है। पहले ये समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होती है, मार्केट पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई क्या होता है। फिर उन चीजों को समझना आपके लिए आसान रहेगा। सीधा आपको थ्योरी समझाने लग जाऊं ना, वो टफ हो जाएगा। तो आप सीधा इम्प्लीकेशन समझो। क्यों? क्योंकि आप उसको करंट अफेयर से रिलेट कर पाओगे, है ना? अब जीडीपी हम आज समझ लिया, जीडीपी की कोई न्यूज सुनोगे फिर समझ पाओगे, अच्छा ये जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, एट करंट प्राइसेस जीडीपी क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का क्या असर है, ये चीजें समझ लेंगे पहले। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, जीडीपी की कैलकुलेशन की, वो कैसे कैलकुलेट होती है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए लिखो इसे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। क्या बोलूं यार? देखो इसे जरा, जीवीए इज इक्वल टू सीई प्लस ओएस, या डिवाइड नहीं लिखना, ये स्लैश है, प्लस एम आई, पहले सब लिखते जाओ, बाद में समझाता हूँ सबको। सी एफ सी प्लस, इसको पूरा लिखना, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब देखो, अब इस हर चीज को करेंगे हम एक्सप्लेन। जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, एक वित्तीय वर्ष में आपकी कितनी वैल्यू ऐड हुई, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सिंपल है, टर्म से क्लियर होता है। इस सीई की फुल फॉर्म लिखो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। अब सबकी ना फुल फॉर्म लिखते जाना नीचे नीचे। सीई होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ओएस इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है। एम आई लिखो, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। अगला क्या है? सीएफसी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। अब लिखो अगला, प्रोडक्शन टैक्सेस, सब्सिडीज पता ही है। ठीक है, बस चाहे फॉर्मूला में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है, ये क्या होता है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्रोडक्शन टैक्सेस, सब्सिडीज। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलो। अच्छा, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर, क्या डिफरेंस है दोनों में? फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है? हाँ जी मनीष। सर फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर जैसे जो सिस्टमैटिक वे में टैक्स पे कर रहा है, ये यानी वो एक जैसे कंपनी है, बड़ी कंपनी, जो सारी फॉर्मल सेक्टर बाकी इनफॉर्मल सेक्टर वो जैसे रेडी वाला है, उसको हमें नहीं पता कि वो कितना कमा रहा है, कितना अर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है सर, या रेडी वाला, समोसे वाला, ये जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं।
फॉर्मल सेक्टर होता है जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, जिसका गवर्नमेंट को पता है कि दिस इंस्टीट्यूशन, दिस पर्सन और एनी इंडिविजुअल और एनी कंपनी, बिजनेस, वट एवर इट इज, दे आर अर्निंग, और वो इतना अर्न कर रहे हैं और इतना टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है। इनफॉर्मल जिसका गवर्नमेंट के पास कोई हिसाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर होगी बात? लिख लो चाहे इसको। चलो देखो आगे, फॉर्मल सेक्टर हो गया क्लियर, इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है। इसका अब रिकॉर्ड एज इनकम टैक्स के इनकम टैक्स, देखो जीडीपी को मेजर करने के ना तीन तरीके हैं। वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, वन इज इनकम एंड द अदर इज प्रोडक्शन मेथड। देखो GDP can be measured, GDP can be measured in three different ways, by three different methods, by three different methods। ठीक है। लिखो इनकम मेथड, नीचे पॉइंट बना के लिखना, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड, एंड प्रोडक्शन मेथड। ठीक है। ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, बेसिक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनका भी इनकम टैक्स रिटर्न जाता है। हाँ स्टार्टिंग मैं खुद भरता हूँ, स्टार्टिंग से ही जाएगा ना। Once a institution, one is entity is registered with Ministry of Corporate Affairs, they have to file an income tax. अब वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं है वो बात का विषय है। ओके। यू हैव, अब मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है पर मैं उसको रिटर्न तो भरनी पड़ती है ना। अब आपकी भी होगी तो आप भी भरो। ठीक है। पैन कार्ड बनवाओ, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, तो उसके ऊपर रिटर्न भी भरो। बेसिकली यू आर गिविंग प्रूफ कि मेरी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है वो बात का विषय, बट आई एम गिविंग अकाउंट ऑफ माई टोटल सैलरी, माई टोटल इनकम्स ऑफ द फैमिली और एन इंडिविजुअल। ऐसे ही एक बिजनेस भी करता है, बिजनेस के अपने अकाउंट पैन नंबर होते हैं, वो उस हिसाब से भरते हैं। ठीक है। क्लियर हुई बात थी? ठीक है मनीष। अब देखो जीडीपी मेजर करने के तीन मेथड्स हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हम इसमें से कौन सा यूज करते हैं मनीष? हम इसमें से इनकम मेथड यूज करते हैं। कल अगर तू बिना तैयारी के आया ना मनीष, मैंने ये वाला चीज नहीं करवाई, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड वाला ये नहीं था। ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं करवाया। अच्छा चलो, ये फॉर्मूला तो मैंने करवाया था, वो तो मुझे याद है। चलो ठीक है, हम यूज करते हैं इनकम मेथड कि लोग कितना कमा रहे हैं। ठीक है। तीन मेथड्स हैं, मोर और लेस सभी इनकम मेथड यूज करते हैं। हम अपने लिए कन्वीनियंट है, हम इनकम मेथड यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम जीडीपी का फॉर्मूला लिखो, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसको पीटी नहीं लिखना है, इसको प्रोडक्ट टैक्स लिखना है। अब देखो मैंने इसको प्रोडक्ट मतलब पीटी क्यों नहीं लिखवाया, वहां पर जो हमने पीटी लिखा दैट इज प्रोडक्शन टैक्स, दिस इज प्रोडक्ट टैक्स। वो प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लग रहा है, बनाने के ऊपर। ये सेल्स टैक्स हो गया आपका, वैट हो गया, सीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है। क्लियर होगी बात? ये प्रोडक्ट के ऊपर है। तो जीडीपी क्या होता है? जीवीए प्लस प्रोडक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अब हम बात करते हैं जीवीए की। सिंपली जीवीए में हमें सबसे ऊपर लिखा है, सबसे पहला पॉइंट सीई, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। इनकम की बात हो रही है यहाँ पर। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज मतलब जो एम्प्लॉइज को मिलती है सैलरी। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक फिक्स सैलरी होगी, तो जो मेरी सैलरी है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ जीवीए। कहां पर काउंट होगी मेरी, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को, वो कहां पर काउंट होगा? एज अ सैलरी इन अंडर दिस टर्म कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। अब इंस्टीट्यूशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, कुछ प्रॉफिट तो कमाएंगे। वो जो प्रॉफिट है वो होगा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ लिखो प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन एंटिटी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन एंटिटी।
क्लियर हो गया? लिख लिया ये सबने? दिग्विजय, अब देखो मिक्स्ड इनकम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव अ एमआई। जो नॉर्मल फॉर्मूला है जीवीए कैलकुलेट करने का, उसमें एमआई नहीं होता, पर हमारे यहाँ एमआई है। क्यों है मनीष? हाँ शायद नहीं, इसी को काउंट करते हैं। देखो हमने पहले पढ़ा ना फॉर्मल इनफॉर्मल। देखो जहां पर हमारी जो कंट्री है ये सिर्फ हम ही यूज करते हैं एमआई, या कुछ और कंट्रीज भी करती हैं, बट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, हाँ देखो एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, अच्छा खासा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके सिर्फ सर्वेज है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। अगर हम इनकम मेथड यूज कर रहे हैं तो एक वेंडर भी कमा तो रहा है, चाहे वो समोसे वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे टैक्सी वाला, जो भी हो, वो कमा तो रहे हैं, उनकी एक फिक्स इनकम है ना, फिक्स मतलब इनकम है, तो वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं। अब देखो फॉर्मल और हमें ये मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये एमआई नहीं होता, हमारे यहाँ लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, कितनी आबादी है यूएसए की? चलो 30 टू 35, 35 करोड़ मान लो। 35 करोड़ में से उनकी 5 करोड़ आईटीआर है। आईटीआर क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। 35 करोड़ आबादी, 5 करोड़ उनमें से आईटीआर है। हमारे यहाँ कितनी आबादी है? 135 करोड़। आईटीआर कितनी है? चलो अभी बढ़ गई है थोड़ी, हमारा टैक्स नेट बढ़ गया जीएसटी के बाद, 4.90 करोड़। आबादी उससे कितने गुना? 10 गुना नहीं है, ये 350 हो जाएगा। हाँ मान लेते हैं। द थिंग व्हाट आई एम सेइंग, 35 105 नहीं, हाँ 35 105, लगभग 3.5 गुना है, 3.5 गुना है, ठीक है। अब 3.5 गुना पॉपुलेशन है, इनकम टैक्स रिटर्न फिर भी उससे कम है। मतलब क्या बना? that most of the people who are earning, they are not filing their income tax return, so government does not have any idea that how much they are earning, but still they are contributing to the economy, so it has to be counted under operating surplus और mixed income। अब ये mixed income फिर कैलकुलेट कैसे करें? देखो एक बात समझो ना, हम पहले ही कह रहे हैं कि मिक्स इनकम इसलिए रखा है क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं है। जब उनका रिकॉर्ड नहीं है तो कैसे हवा से लिख दें, है ना? तो उसके लिए क्या होगा? सर्वे। सर्वे कैसे? मान लो हिमाचल में है, शिमला में है, ठीक है। शिमला में एक आम टैक्सी वाला कितना कमाता है? सुबह कितना कमा रहा है, पूरे दिन में कितना कमाया, अंदाजन महीने में कितना कमा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम एक सर्वेस करेंगे कि जो आम लोग हैं जो आईटीआर नहीं फिल कर रहे हैं या टैक्सेबल भी नहीं है उनकी इनकम, पर इनफॉर्मल सेक्टर में काम भी कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर भी हो, वो कितना कमा रहे हैं, दैट विल बी काउंटेड अंडर एमआई, मिक्स्ड इनकम। क्लियर हो गया यहाँ तक? सीई कंपनसेशन टू एम्प्लॉय क्लियर है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द एंटिटी, वही मिक्स्ड इनकम, ठीक है। प्लस अब सीएफसी सुनो, देखो सीएफसी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, लिख लिया? अब देखो इसके नीचे ना साथ में एक वर्ड लिखो, डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के साथ लिखो डेप्रिसिएशन। अब मान लो, देखो इस बात को ध्यान से समझना, कोई कंपनी है, मान लो अपना इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब सर ने, मान लो जो बॉस है अपने, है ना, ऑनर है, तो उन्होंने किसी प्लेस एक्स से, मान लो उन्होंने संजौली से यहाँ आना है, न्यू शिमला आना है, तो उन्होंने किसी प्लेस एक्स से किसी वाई तक ट्रेवल करना है, रोज बस में नहीं धक्के खा सकते, तो उन्होंने अपनी खरीद ली गाड़ी। अब इंस्टीट्यूशन की मान लो 10 लाख इनकम एनुअली, उसमें से उन्होंने गाड़ी खरीद ली, ठीक है। अब गाड़ी एक फिक्स्ड कैपिटल है, ये इनकम है तो ये टैक्सेबल है, ठीक है। पर हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपने गाड़ी खरीद ली है तो ऐसा तो नहीं कि आप एक ही साल में उसको सारे को खराब कर दोगे या खत्म कर दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन अलाउ करता है। मतलब कितना हुआ 15%? 10 लाख। 10 लाख का 15% कितना हुआ जी? 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 10 लाख में से हम ये 1.5 लाख माइनस कर देंगे, टैक्सेबल इनकम कितनी आई? 8.5 लाख, ठीक है। तो हम
अपनी जो इनकम है उसमें से कुछ खर्चे शो करते हैं ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर एक गाड़ी ले ली, पर गाड़ी भी ऐसा तो नहीं कि अब आपने 10 लाख की इनकम थी, 10 लाख की गाड़ी ली तो आप सारे को शो कर दोगे, नहीं, क्योंकि आप उस गाड़ी को एक ही साल में तो नहीं यूज कर लोगे ना। वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल तो हो गई, कैपिटल मतलब जो आपकी एसेट है ना, आपकी फिक्स्ड कैपिटल तो है, पर आप उसको एक ही साल में तो कंज्यूम नहीं कर लोगे। गाड़ी अगले साल भी चलाओगे, उसके अगले साल भी चलाओगे, 5-6 साल तक गाड़ी यूज होती है आराम से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक हर कमोडिटी के साथ एक फिक्स नंबर, एक फिक्स परसेंटेजिंग कर देता है कि आप इसकी इतनी डेप्रिसिएशन मान सकते हो। जैसे एक घर होता है, घर की 1% पर एनम, एक साल में 1% डेप्रिसिएशन कॉस्ट मानते हैं हम, ठीक है। मान लो आपने कोई नई कमोडिटी घर बनाया है, तो उसको आप एक ही साल में तो नहीं कंज्यूम कर लोगे, उसकी एक डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी। ऐसे ही 10 लाख रुपए थे, अब 10 लाख आपकी इनकम, उसमें से 1.5 लाख रुपये अपने गाड़ी का आप शो कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जितने की गाड़ी ली है उसका 15% बस। सर जो अपनी इंश्योरेंस वैल्यू होती है उसमें डेप्रिसिएशन जो होती है ना, हाँ वो भी इसी बेसिस पे होती है। हाँ, तो जैसे अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है फिर से, तो इंश्योरेंस वैल्यू आप उसको इंश्योरेंस को क्लेम करते हो कि ये मेरा खर्चा हो गया, ये मैंने अपने फ्यूचर के लिए कंज्यूम किया है, वो भी आपके कैपिटल है ना। जैसे अब इसकी 8.5 आ गई वैल्यू, सपोज नेक्स्ट ईयर फिर से लेना है, नेक्स्ट ईयर फिर से ले, भरना है, तो 8.5 का 8.5 का 15%, नहीं 8.5 का नहीं, सॉरी, मतलब उस गाड़ी की जो वैल्यू बची उसका 15%, ओके, फिर आप 1.5 लाख फिर से घटा लोगे। जो इंश्योरेंस वैल्यू होगी उसके ऊपर। बट सर मैक्सिमम 1.5 का पड़ सकता है ना, ऐसा है नहीं सर। हाँ, तो अगले साल भी 1.5 लाख ही कर सकते हैं ना, 15। मतलब मैक्सिमम जैसे हम्म, जो ये है, जैसे हमें वो मिलता है, बेनिफिट मिलता है, मान लो कई योजनाएं लेते हैं, जैसे कि LIC की पॉलिसी ले ली है, वो ले हाँ, उसके ऊपर भी एक लिमिट होती है कि आप इसका भी इतना परसेंट ही कर सकते हो। जैसे 40,000 रुपए होती है, मैंने अभी भी ITR भरी है ना, तो सारा ध्यान में है। अब मैक्सिमम होता है कि टोटल 1.5 लाख ही होती है, तभी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसा नहीं होता कि आप टोटल 1.5 लाख कर सकते हो रिबेट। अलग अलग सर्विसेज, जैसे आपने देखो, आपकी मनी थी, आपने किसान विकास पत्र ले लिए, ठीक है, 1 लाख के आपने किसान विकास पत्र ले लिए, वो क्या है, वो एमएसटी स्कीम नहीं, वो स्कीम्स हैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि आप इन्वेस्ट भी करो, ठीक है, और वो पैसा है तो आपका ही, आप उसको कंज्यूम तो नहीं ना कर रहे। पर जो गाड़ी है वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है, और वो बाद में रिड्यूस भी होगी, डेप्रिशिएट भी होगी। उसकी जो डेप्रिसिएशन है कि मेरा इतने का खर्चा हो गया पूरे साल में, उसको आप ज्यादा से ज्यादा गाड़ी का 15% शो कर सकते हो। बंदा हर जगह वो ले लेगा, जैसे हम्म, जो ये है ना, जैसे स्कीम्स ले लेगा, इन द वे हाँ, इन स्कीम्स के ऊपर लिमिट होती है। जैसे लोन ले लिया, मान लीजिए कि उसके नहीं जन नहीं हो रहे, ठीक है, उसमें बोलते हैं 1.5 लाख तक आप वो कर सकते हैं, ठीक है सर। किसी बंदे ने 1.5 लाख वहां से निकाल लिया, फिर वैसे तो वो होगा कि जैसे होम लोन ले लिया, होम लोन पे इसने 1.5 लाख नहीं, ऐसा नहीं होता सर, एक फिक्स 1.5 लाख होता है शायद। फिक्स 1.5 लाख नहीं होता, मेरी मॉम की इनकम टैक्सेबल है, तो हमने, तो उन्होंने भी किसान विकास पत्र लिए, मॉम पोस्ट ऑफिस में ही है तो उनकी सैलरी टैक्सेबल है, ठीक है, तो उन्होंने किसान विकास पत्र लिया 1 लाख का, तो हमारी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं, क्या, ईएमआई तो होती है बेसिक, हाँ वो भी, हाँ, मतलब पूरे साल में कितनी ईएमआई पे तो इतने कंज्यूम हो गए। अगर इस पर डाउट हो ना कितना कम के, देखो एक बात बड़ी ध्यान से समझो, हर सब्जेक्ट में हमेशा सबसे पहले क्लास में समझाता होता हूँ कि हमें PhD होल्ड नहीं करनी है ना, हमें अपने सिलेबस के अनुरूप अनुसार पढ़ना है कि जितना हमारे सिलेबस में इकोनॉमी है, इनकम टैक्स नहीं है, तो कितना कम हो सकता है, किसान विकास पत्र यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो हमारा सिलेबस नहीं है। हमारा सिलेबस है कि CFC क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, वो कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे कॉन्सेप्ट में GDP, GVA, इनकम टैक्स नहीं है, टैक्सेशन अलग है, मतलब उसकी भी ऐसे नहीं कि कितने परसेंट टैक्स लगता है, क्या टैक्सेशन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि टैक्सेशन बेसिकली इकोनॉमी का एक एलिमेंट है, वो तो इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन तो समझना है कि CGST लगता है, IGST लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, कहाँ कहाँ लग सकता है, वो अलग बातें हैं, ठीक है। पर हमें इनकम टैक्स नहीं पढ़ना कि फॉर्म 80C क्या होता है, फॉर्म 16A क्या होता है, ये कुछ नहीं हमें पढ़ना, हम CA के नहीं UPSC के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलो, ये बात समझ आ गई। CFC क्या होता है, ये 1.5 लाख कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब ये 10 लाख क्या था, पहले प्रॉफिट था, प्रॉफिट कहाँ जाता है, काउंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस था। अब इसमें से आपने 1.5 लाख तो माइनस कर दिया, तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस तो रह गया 8.5 लाख, ऑपरेटिंग सरप्लस आप 8.5 लाख यूज करेंगे, इसके ऊपर आप टैक्स दोगे, पर ये फिर भी आपकी GDP में तो काउंट होगा, काम तो हुआ है ना, ये प्रोडक्शन तो हुई है, ठीक है, तो वो आपकी CFC इसलिए काउंट होता है। उसके बाद प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, प्रोडक्शन टैक्सेस जो प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगते हैं, और उसके बाद
सब्सिडीज। क्लियर हो गया? रिपीट करना है। जीवीए, जीवीए किसके बराबर होता है? सीई, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है, जितनी सैलरीज मिलती हैं, क्योंकि हम इनकम मेथड यूज करते हैं, बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस, है ना। बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस, वो भी एक इनकम है एंटिटी की। मिक्स्ड इनकम, वो भी इनकम है। सीएफसी, ये आपके लिए सीएफसी है, किसी कंपनी के लिए तो इनकम ही है, तो ये शुड ऑल्सो बी काउंटेड। अब प्रोडक्शन टैक्सेस, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो भी इनकम है। सब्सिडीज माइनस कर दी हमने, सब्सिडीज तो माइनस करेंगे ना, वो तो एक्सपेंडिचर। सीएससी में कितना, जैसे आपने लिखा है इसमें कौन सा अमाउंट लेंगे? ये 1.5 लाख, ठीक है। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? रिधि, दिग्विजय, मनीष, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जीडीपी क्या होता है? जीवीए प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट टैक्सेस नॉट प्रोडक्शन, मतलब जैसे सेल टैक्स हो गया आपका, वैट हो गया, ठीक है, उसके बाद माइनस सब्सिडीज। क्लियर होगी बात? प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन के ऊपर, हाँ, इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर कंज्यूमर देता है, प्रोडक्ट टैक्स कंज्यूमर देता है, जैसे हम सेल्स टैक्स देते हैं ना, ठीक है, पर जो प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स है वो कंपनी देगी, वो इंडस्ट्री देगी। प्रोडक्शन का टैक्स तो वो जैसे मान लो पेन बना रहे हैं, पेन जैसे ये भी तो मान ढक्कन उन्होंने भी किसी से लिया है, तो वो भी तो कहीं का वो तो ऐसे तो बहुत पेचीदा हो जाएगा। ऐसे तो किसी का रॉ मटेरियल किसी के लिए फाइनल प्रोडक्ट होता है, किसी का फाइनल प्रोडक्ट किसी के लिए रॉ मटेरियल होता है। ये किसी के लिए तो वो था फाइनल प्रोडक्ट था, पर मेरे लिए तो रॉ ही है ना। रॉ क्यों? क्योंकि मैं इसे सर्विस में यूज कर रहा हूँ, फाइनली आपको सर्विस दे रहा हूँ। तो किसी का फाइनल प्रोडक्ट किसी का तो रॉ ही होता है, ठीक है। किसान है, किसान का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? गेहूं, पर वो फैक्ट्री वालों के लिए रॉ है, ठीक है। वो तो लंबा चौड़ा साइकिल है, उसमें नहीं जाना। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकता है, केस टू केस वेरी कर सकता है। वो जब आप इकोनॉमी समझ लोगे फिर अपने लेवल पे समझो, है ना। कोई डाउट होगा फिर मेरे से पूछो। क्लियर होगी बात? चलो, जीवीए क्लियर हो गया, जीडीपी क्लियर हो गया, जीएनपी, एक होता है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? नेशनल नेट प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैं नेशनल नेट प्रोडक्ट बोलने वाला था। चलो, इसको करेंगे हम कल, ठीक है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं।